होता था। पहले टीचर पढ़ाते थे, आज टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं, टीचर आज फैसिलिटेटर की भूमिका में है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बता दें आपको लोकेशंस कि आज हम कौड़िया पंचायत के खैरवा जो मुसहर टोली है, और मैं बताऊं कि यहाँ पे आज हमारे देख सकते हैं आप वीडियो के माध्यम से सभी टीम से हमारे स्टेट ट्रेनर सुमन सर हैं और सर भी हैं और राजीव सर भी हैं। तो मैं बताऊं कि यहाँ पे आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम है और हमारे भगवानपुर प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी वीडियो साहब भी थोड़ी देर में आने वाले हैं और फिर ब्लॉक एजुकेशन अफसर भी का आगमन होगा। लेकिन इसके पहले हमारे सामने मैं बता दूं कि डॉक्टर सुमन कुमार सिंह हैं, जो बिल्कुल परिचय का मुहताज भी नहीं है, स्टेट ट्रेनर भी हैं। तो आज इनसे इस अवसर पे, चूँकि सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बात बताऊं कि आज निशंक का आज हम लोग फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है सर। तो आज हम लोग ये पहला एनिवर्सरी मना रहे हैं और मैं समझता हूँ कि डुमरा सेंटर की वो यादें आपके जहन में होगी। तो मैं चाहूँगा कि मेरे फ्रेंड्स को वो पल, वो एहसास आज कुछ रिएक्ट करें सर आप। आफ्ताब जी बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच आपने उन दिनों को इस तरह से कुरेदा है कि हम समझते हैं कि यहाँ पर हमारे जितने भी साथी हैं सभी उसके चश्मदीद रहे। और वो पल था आज का दिन जब इतिहास, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि खुद को दोहरा रहा था, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि एक सुदूर गांव में इतिहास खुद को बना रहा था ज़रूर। दरअसल वो समय था 20 अक्टूबर 2019, जब निशंक नेशनल फेस्टिवल का आयोजन एक छोटे से गांव में किया गया था। जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रीय स्तर की यह संस्था है जिसमें शिक्षक हैं, शिक्षक प्रशिक्षक हैं, शिक्षाविद हैं, देश के उत्कृष्ट कलाकार हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग जुड़े हुए हैं उसके अधिसंख्य लोग जो हैं वो सरकारी सेवक हैं। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए निशंक के माध्यम से हम लोग तो सिंगल यूज प्लास्टिक बैंड का बहुत बड़ा मैंने वहाँ पे एक मैसेज दिया गया, लेकिन सर जो मेन इसकी पर्पस है, जो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जो है, तो सर ये कि आपसे थोड़ी सी मैंने इस पे हम चर्चा करना चाहेंगे, कैसे आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग से शिक्षा को कैसे आसान बनाया जा सकता है। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। हाँ, इस पर आने से पहले थोड़ा सा मैं निशंक के अतीत पर आपसे बात कर लेना चाहता हूँ, वहाँ से इन चीज़ों को समझना ज़्यादा आसान होगा। दरअसल NCERT नई दिल्ली में देश के विविध कोनों से मुझ जैसे शिक्षक वहाँ पर पहुँचते हैं, और समान विचार वाले शिक्षकों का जब एक जमघट होता है तो वहाँ पर ये ज़रूर एक कोशिश होती है कि सरकार के साथ हम काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारी बाध्यताएं होती हैं और कुछ सीमाएं होती हैं, जिन सीमाओं के अंदर हम बंधे होते हैं। तो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, कला समेकित शिक्षा, दरअसल यह बच्चों को कला के माध्यम से सीखने पर बल देती है। एजुकेशन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, खास करके यदि आर्ट एजुकेशन की बात करें तो पहले जैसे आम आदमी के अंदर ये धारणा होती थी कि आर्ट का मतलब सिर्फ कला होता है, और जैसे ही आर्ट की बात हुई तो हमारे अंदर कुछ कलात्मक छवियाँ गूंजने लगती हैं। लेकिन जहाँ तक आर्ट इंटीग्रेशन की बात है, वो कला की बात इस हिसाब से नहीं करता है कि आप उन चीज़ों को एक कलाकार की नज़र से देख सकें। वो आर्ट प्रैक्टिसेस की बात करता है। वो चाहे 6 माह का बच्चा अपनी उंगलियों से घुटरू नहीं चलत अगर खींचते चलता है, उसकी भी बात करता है, और एक वयस्क आदमी भी, भले ही उसके पास कला की समझ है लेकिन वो कलाकारी नहीं है जो किसी कलाकार के पास है, तो उन सारी चीज़ों की बात करता है। पूरे प्रोसेस में सीखने की बात होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखे होइएगा कि क्लासरूम में TLM का प्रयोग होता है, और हम आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की जब बात करते हैं तो वहाँ पर एक सपोज़ कीजिए कि एक गाय की तस्वीर है। गाय की तस्वीर आपने रेडीमेड लिया हुआ है और उसको ले जा कर के लगा दी और फिर आप उसके बारे में बता दिए। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग यहाँ पर भैरी कहाँ पर करता है, वहाँ पर ये कहता है कि अब गाय पर यदि हम बात करना चाह रहे हैं अपने बच्चों के साथ, तो हम ये कहते हैं कि एक गाय की तस्वीर बनाओ।
तो जो उसके अंदर कंसेप्ट है एक गाय को लेकर के कि उसकी पूंछ कितनी लंबी होती है, उसके पैर कितने होते हैं, वो क्या करती है, सींग कैसे हैं, कितने आँख होते हैं, तो ये सब चीज़ का एक परसेप्शन जो है बच्चा हो या वयस्क हो उसके अंदर बना होता है और उसके आधार पर वो खींचता है। और खींचने के क्रम में रंगों को लेकर के बाकी हर चीज़ उसके नज़र से एक बारगे गुजरते चला जाता है। तो यहाँ पर आर्ट प्रोसेस एक साथ चला, बच्चा अपने आप से बनाया, वो बनाने क्रम में रंगों का चयन हुआ या जो समानुपातिक ढंग से कि सींग कितना बड़ा होगा, पूंछ कितनी लंबी होगी, तो इस तरह से पूरे मैथमेटिक्स को भी वो देख रहा है। ऐसा नहीं होगा कि वो सींग बना देगा उसके शरीर से ज़्यादा बड़ा बना देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। बच्चे के अंदर जब उसकी समझ है, उसकी बेशक उसकी रेखाएं आड़ी तिरछी हो सकती हैं, लेकिन कभी भी तस्वीर इस तरह से नहीं होगा कि उसके शरीर से बड़ा उसका सींग हो जाएगा। तो जो समानुपात है वो इस यहाँ पर ये देखने में आ रहा है। 4 पैर है तो 4 पैर बनाते समय वो कभी भी 5वां पैर नहीं बनाएगा। इस तरह से जो चीज़ें हैं, जो उसके अंदर जो उसका पूर्व अनुभव है वो ही उसको यहाँ पर डालता है। और आप जैसे ही अब कहिएगा कि जो ये तुमने आपने ये जो तस्वीर बनाई, अब इसके बारे में आप कुछ लिख करके दिखा दीजिए, तो उस पर कहानी भी लिख सकता है, कविता भी लिख सकता है, कोई एकांकी भी कर सकता है। अगर बच्चों का समूह है तो वो एक रोल प्ले भी कर सकता है। तो काम सिर्फ एक हुआ। और जैसे ही सीखने की बात अगर देखेंगे तो ये मल्टी इसका विंग हो गया, सीखने का जो एरिया है ये बहुआयामी हो गया। जो 2005 का एनसीएफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात करता है तो यही कंस्ट्रक्टिविज्म है। हम बच्चे को किसी पार्टिकुलर दिशा में या लीनियर रूप से आगे बढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि आप उसको सिर्फ मौका दीजिए। पहले क्या होता था, पहले टीचर पढ़ाते थे, आज टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं, टीचर आज फैसिलिटेटर की भूमिका में है। हम सिर्फ उस तरह का माहौल पैदा करेंगे जहाँ से बच्चा आगे की रास्ता खुद तय करेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो पहले विषयों की दीवारें इस तरह से एयर टाइट होती थी कि हम ये समझते थे कि हिंदी की कक्षा है तो हिंदी की ही कक्षा है, गणित की कक्षा है तो गणित की ही कक्षा है। लेकिन आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग आने के बाद से जो विषयों की दीवारें हैं ये नीची हुई हैं। हिंदी की कक्षा भी गणित के कंसेप्ट पर बात करता है, गणित की कक्षा भी भाषा की बात। दरअसल विषय कोई भी हो लेकिन बात उसमें भाषा की ही होती सर है। ये कि और मेरा ये बहुत ही हमारे ये क्वेश्चन जो है हमारे अंदर भी बहुत दौड़ रहा है कि कोविड-19 देखा जाए तो खैर हमारी फिनेंशियल कंडीशन को भी बर्बाद किया, लेकिन सबसे देखा जाए तो स्टूडेंट्स के जो एजुकेशन है उसको ज़्यादा तबाह किया। आज प्रत्येक पेरेंट से पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे के एजुकेशन बहुत ही तबाह हो गया। तो सर ये तो दो क्वेश्चन इसमें है। पहला कि क्या अभी स्कूल रीओपन किया जाए, अगर रीओपन स्कूल होता है तो फिर इसकी गैप को कैसे भरा जाएगा, जो स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन जो डैमेज हो गई, ख़त्म नहीं डैमेज हो गई, तो उसको कैसे आप मतलब कि फुलफिल करेंगे? दोनों सवाल आपका प्रासंगिक है। दरअसल जो ये पैंडेमिक पीरियड रहा ये आकस्मिक रूप से आया जिसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था और पूर्व में इस तरह की घटनाएं वैश्विक स्तर पर नहीं हुई थी। रीजनल लेवल पर इस तरह की आपदाएं आई हैं। हम लोगों के पूर्वज भी बताते हैं कि हैजा और प्लेग का प्रकोप यहाँ पर रहा, पाश्चात्य देशों में भी इस तरह की स्थिति रही, लेकिन वैश्विक स्तर पर कि जिसने पूरे विश्व को अपने अंदर ले लिया, इस तरह का आपदा कभी का सामना विश्व ने नहीं किया था। ये बात बिल्कुल सही है कि यदि इसका सबसे ज़्यादा कुप्रभाव अगर कहीं पड़ा तो अर्थ पर और एजुकेशन पर, और ये दोनों जीवन के लिए ज़रूरी है। और एजुकेशन को देखा जाए तो खास करके जो विद्यालयी शिक्षा है और उसमें भी जो हमारी प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षा है, इस पर इसका सबसे ज़्यादा कुप्रभाव पड़ा। कई स्तरों पर एनसीईआरटी के स्तर पर कहें या केंद्र सरकार की पहल करें, राज्य सरकारों की पहल करें, उन्होंने ज़रूर ऑनलाइन क्लासेज की शुरुआत की। लेकिन हम महात्मा गांधी की चर्चा यहाँ पर ज़रूर करना चाहेंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि क्लास का जो शिक्षक है वो सिर्फ शिक्षक नहीं होता है, वो क्लास में ज्ञान की मूर्ति के तौर पर खड़ा होता है, जो बच्चों के प्यास को, उनकी आस को, उनकी भूख को और उनके मस्तिष्क को हर पल समझता है और तत्क्षण उसके हिसाब से निर्णय लेता है। तो जो क्लास का टीचर वहाँ से जो अनुपस्थित है, इसकी टीस जो है वो पूरे प्रोग्राम में देखने को मिला। बेशक हमने कोशिश की, लास्ट में
बहुत सारी रिसर्च भी आए वैश्विक स्तर से लेकर के, और राज्य सरकारों ने या केंद्र सरकार ने भी अपने स्तर से कराया, और इसका खासा ये असर देखा गया कि इसका एक तरह का तनाव बच्चों के मस्तिष्क पर भी देखा गया। लेकिन चूंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, और हमारे पास जो ले दे करके एक विकल्प था कि हम ऑनलाइन क्लास या वर्चुअल क्लास पर जाएं, तो उस हिसाब से ये क्लास हुआ। अब जो आपकी चिंता सिलेबस को लेकर के है कि बच्चे उसकी भरपाई कैसे करेंगे, तो इस दिशा में भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अपना पहल शुरू कर दिया है। सिलेबस को कम करने की कार्रवाई चल रही है, इस पर नीतिगत निर्णय जो है वो ले लिया गया, और इसके आधार पर ये तय किया गया कि जो पार्टिकुलर क्लास को लेकर के या सिलेबस को लेकर के जो सिलेबस है, उस सिलेबस को कुछ कम करके बच्चों के ऊपर जो उसका कंटेंट लोड है उसको कम किया जाए। और ख़ास करके जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें जब आप 360 डिग्री एवेल्यूएशन की बात सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, जो एकेडमिक रूप से जो हम इवेल्यूएशन की बात करते थे, जो मस्तिष्क पर, बच्चों के मस्तिष्क पर, अभिभावक के मस्तिष्क पर एक तरह का बोझ बना रहता था कि हमको इतना परसेंट लाना है, हमारा परसेंटाइल 100% होना चाहिए। गार्जियन की भी यही इच्छा थी कि हमारा बच्चा टॉप करे, बच्चे के साथ भी थी, और इससे बच्चे अवसाद में चैन जाया करते थे। तो अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने एक रास्ता दिखाया है कि हम 360 डिग्री एवेल्यूएशन की बात करते हैं, जिसमें बच्चे का व्यक्तित्व भी शामिल होगा, उसका जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी शामिल होंगी। तो जब ये सारी चीज़ें एक साथ आकर के शामिल हो जाएंगी, तो जो एकेडमिक ताना बाना है और उस पर जो हमारी निर्भरता है, या जो हमारे अंदर एक तरह का हौर और आतंक मचाए हुए है, वो काफ़ी हद तक कम हो सकेगा। अच्छा, मान लीजिए कि जो फेस टू फेस क्लासरूम है, उसका विकल्प कभी भी हमारा ये जो ऑनलाइन क्लास है या वर्चुअल क्लास है, ये नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने गांधी जी का उदाहरण आपको दे करके कहा था कि गांधी जी ने कहा था कि क्लासरूम का जो शिक्षक है उसका कोई विकल्प नहीं है। भले ही उन्होंने 100-2 साल पहले ये बात कही थी, लेकिन वो बात आज भी प्रासंगिक है, इसलिए इस चीज़ का उल्लेख किया था। हाँ, अब जैसे ऊपरी कक्षाओं में जब जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये हमारे लिए एक जरिया है। जैसे अभी वेबिनार का एक प्रचलन हो गया, बहुत सारे सेमिनार जो थे अब वेब पर हुए या हो रहे हैं, तो वो एक हमारे पास विकल्प है। और विकल्प इस मामले में है कि चूँकि हम प्रत्यक्ष रूप से फेस टू फेस ये नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जहाँ तक विकल्प की बात है, तो उस पर कोई भी किसी का विकल्प नहीं है। हम विकल्पों की दुनिया में जी रहे हैं, जो श्रेष्ठ विकल्प हमारे लिए है वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। क्या अब सर उम्मीद रखें कि जिस तरह का 1 साल पहले आपने डूबना सेंटर पे निशंक फेस्टिवल का आयोजन किया था, जिसमें मैं समझता हूँ कि पूरे नेशंस का स्कॉलर इकट्ठा हुए थे, तो क्या हम लोग आशा रखें कि इस तरह का आयोजन फिर बिहार में होने की संभावना है सर? ये पूरी टीम जो है आप सहित इसको श्रेय जाता है। अभी हमारे वीडियो साहब भी आ गए, वीडियो साहब भी उसमें सक्रिय होकर के भाग लिए थे, और इस तरह से पूरा श्रेय इस टीम को जाता है। और यह है कि तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर, अगर स्वर्ग है कहीं तो तू उतार ला ज़मीन पर।